हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होगा निरक्षीय स्थिति में। यानी अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसकी निरक्षीय स्थिति में हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र उसका डेरिवेशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव खींच लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको मालूम ही होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय होता है जिसमें दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसा कि चित्र में खींचे तो इस प्रकार से, ये मान लीजिए एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसको हम नाम देते हैं बिंदु ए, इसको नाम दे देते हैं बिंदु बी। और यहाँ बिंदु ए पर हम लोग मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस क्यू, और जो आपका बिंदु बी है इस पर मान लेते हैं हमारा कोई एक आवेश है माइनस क्यू। और ये जो है एक दूसरे से अल्प दूरी, और उस अल्प दूरी का मान हम लोग मानते हैं 2l। यानी ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके ए बिंदु पर प्लस क्यू, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, तथा ये जो दोनों आपके आवेश हैं इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। हम मान लेते हैं कि इसका ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका एक मिड पॉइंट है, जो कि आप मान लीजिए O है। O जो है क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट है। अब हमें बताना है कि इस ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके निरक्ष में, इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु आपका P है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति में हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है, P यहाँ पर स्थित है। ये क्या है, इसकी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पूछा जाता है, जैसे ये होता है हमारा ग्राफ, इसको हम कहते हैं x, इसको कहते हैं y। हमारा जो द्विध्रुव है वो क्या है, x अक्ष के अनुदिश है। तो इसकी अक्षीय में अगर कहा जाता तो इधर कहीं हम एक बिंदु लेते, लेकिन निरक्ष में कह रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके विपरीत में, यानी यहाँ y के अनुदिश आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बिंदु को मानेंगे। तो हमने वही किया है, एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, P है, और इस बिंदु P पर हमें बताना है इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये जो बिंदु P है हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके मिड पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो है स्मॉल r। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या है, स्मॉल r दूरी पर इस द्विध्रुव से एक बिंदु P है, और उसी पर हमें बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो है, ये बिंदु O जो है ये मिड पॉइंट है, ये पूरी लंबाई A से लेकर B तक की वो क्या है, 2l है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम होगा, हमें आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये पूरी लंबाई 2l है तो यहाँ से लेकर O से लेकर A तक की लंबाई जो होगी, ये इतनी लंबाई ये क्या होगी, ये होगी आपकी l, और इतनी ही लंबाई इधर भी होगी l, क्योंकि l प्लस l कर देंगे तो ये टोटल दूरी हमें मिल जाएगी 2l। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसा कि आपको द्विध्रुव में दो आवेश दिख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इन दोनों प्लस और माइनस आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग अलग होगी, उसकी दिशा अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, इन प्लस और ये जो आपका माइनस है, इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से बाहर की तरफ होता है। आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। आप अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। प्लस से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होता है, जबकि माइनस अगर कोई आवेश है तो उस स्थिति में माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां पर आपका प्लस ये है, माइनस ये है, तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु P पर उसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो अगर यहां से हम एक कोई लाइन इस प्रकार से खींचें ऐसे, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा इस प्रकार से। और ये वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है, तो प्लस Q के कारण है। यानी प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, या आप ऐसे खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे। यानी ये है आपका वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, तो माइनस आवेश के कारण, और ये वैद्युत क्षेत्र है आपका
प्लस आवेश के कारण। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखिए तो वैद्युत क्षेत्र जो है वास्तव में वो क्या है, दो दिशाओं में, एक इधर है और एक इधर है। तो इस स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान बताना। तो कुल मान बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर इन दोनों सदिशों का क्या करते हैं, सदिश योग करते हैं। तो सदिश योग करने के लिए यहाँ पर देखिए तो दोनों की दिशाएं क्या अलग अलग है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैद्युत क्षेत्र जो आपके ये वैद्युत क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सदिश घटक करना पड़ेगा। फिर हम उन घटकों का योग करेंगे। घटक कैसे करते हैं, तो आप इसको देखिए, आप इस बिंदु P पर क्या करिए, यहां से एक ऐसे लाइन खींचिए, इस प्रकार से एक क्या करिए, लाइन खींचिए। और यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये कोण जो है ये क्या है, थीटा एंगल है। और अगर ये कोण थीटा है तो उस स्थिति में ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है ज्यामिति के अनुसार, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। आपको ध्यान से देखना है। ये वियोजन करना, हम लोग सदिशों का जो वियोजन है इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। हमें मालूम है कि सदिशों का घटक करते समय हम क्या करते हैं, ये जो आपका थीटा होता है इसकी तरफ अगर हमें क्या करना हो, कोई घटक करना हो, तो उस स्थिति में अगर आप इस लाइन को ऐसा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, तो हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का जब वियोजन करते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका एक x है एक y है, एक कोई सदिश है वेक्टर a यहाँ पर, और ये एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा है। तो थीटा की तरफ का जो सदिश होता है उसको हम लोग लिखते हैं a cos थीटा, और थीटा के विपरीत जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं a sin थीटा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, घटक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये है थीटा, तो थीटा की तरफ जो यहाँ पर सदिश होगा इस दिशा में वो होगा आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू cos थीटा, और थीटा के विपरीत आप देखेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ E cos थीटा और थीटा के विपरीत क्या होता है, E साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो ये होगा आपका प्लस क्यू के कारण है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे E प्लस क्यू cos थीटा, और ये जो इसके विपरीत जो है इसको आप लिखेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा। ये आपको घटक करना आना ही चाहिए। इस प्रकार से हम इसका घटक करते हैं, थीटा की तरफ cos और थीटा के विपरीत जो होता है उसको हम लोग साइन में लिखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चित्र अगर आप समझ गए हैं तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, इन वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस है। इन प्लस और माइनस आवेशों के कारण क्या होंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग अलग दिशाओं में होगी, क्योंकि हमें इसकी दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्लस से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो इसीलिए पी से हमने क्या किया, बाहर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र खींचा। और जो आपका बिंदु बी है इस पर हमारा है माइनस आवेश, तो माइनस आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, तो इसलिए हमने इसकी तरफ क्या किया, वैद्युत क्षेत्र को बना दिया। तो यहाँ पर हम जब इन दोनों जो आपके ये वैद्युत क्षेत्र इसका जब हम घटक करेंगे तो घटक करने पर हमें आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा कोण की तरफ का जो घटक होता है उसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा के साथ, और जो कोण के विपरीत होता है उसको हम sin थीटा के साथ लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो हम सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या ना हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, जिसमें द्विध्रुव की आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। और माना द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु है जो कि क्या है, P है। तो हमने इस द्विध्रुव की निरक्ष में एक बिंदु P को मान लिया है, और जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका प्लस क्यू है इसके कारण इस पर हमें मालूम है ई प्लस क्यू, और जो आपका माइनस क्यू है इसके कारण इस पर हमें मालूम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का मान हम लोग लिखते हैं। तो मान लिखने के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन कर चुके हैं कि E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी भी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इसी सूत्र पर आधारित हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता लिखेंगे और माइनस क्यू के कारण भी इस बिंदु पर तीव्रता का मान लिखेंगे। तो अगली लाइन से लिखेंगे, अतः प्लस क्यू
आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखेंगे E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपान। अब यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर है वो क्या होता है, तो ये होता है आवेश से जिस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना होता है उसकी दूरी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ए है यहाँ से इस P की दूरी को ज्ञात करना है। तो A से P की दूरी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए A से P की दूरी को ज्ञात करने के लिए आपके पास एक त्रिभुज है AOP, आपके पास AOP एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOP से AOP में आप देखिए तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग एक नियम पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AP, तो यहां से लिख देंगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, तो ये एंगल थीटा, तो इसको भी आप थीटा मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका लंब यानी OP क्या है, लंब है OP स्क्वायर प्लस आधार देखेंगे तो आधार क्या है A से लेकर O तक AO स्क्वायर, ये हो जाएगा AO स्क्वायर। हमें बताना है AP का मान, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हमें इसी का मान बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर क्या है, तो OP स्क्वायर है क्या, तो OP का मान हमारा मालूम है, हमने माना है क्या है स्मॉल r है, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस AO देखेंगे तो A से O की बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। हमें AP का मान बताना है तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AP का मान मालूम हो गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पर जो ये मान आएगा वो आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अगली लाइन में लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण जब आप लिखेंगे तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपान आवेश का परिमाण जो वो क्या है, समान है। अब यहाँ पर हमें बताना है B से लेकर P की दूरी, तो आप BP की दूरी देखेंगे तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये लंबाई आपकी है R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो ये लंबाई भी वही होगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कैसे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPB या BPO में भी लिख सकते हैं, BPO में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे BP स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी AO स्क्वायर नहीं OP स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर, OP क्या है, OP है स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस BO क्या है, तो BO है आपका स्मॉल l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्मॉल l स्क्वायर। तो हमें BP बताना, तो BP इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये दोनों मान समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए तो हमें ये तो मालूम हो गया तीव्रता का मान इस बिंदु P पर माइनस के कारण और प्लस के कारण, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो E प्लस क्यू है वो भी है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी वही है 1/4πε क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी दोनों का परिमाण देखें तो दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का परिमाण जो है सेम है तो उस स्थिति में यहाँ पर आप जब इस बिंदु पर टोटल तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो सदिश जब योग करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। जबकि आपका जो ये इधर वाला E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा है, इसका जब आप योग करेंगे तो दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे, अतः अगली लाइन में लिखेंगे चूंकि E प्लस क्यू साइन थीटा
तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं, परंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या आप लिख सकते हैं घट जाएंगे, या घट जाएंगे, या ऐसे लिखेंगे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। प्रभाव को निरस्त कर देंगे, यानी ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तथा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों की दिशा व परिमाण समान है, अतः दोनों जुड़ जाएंगे। अतः दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहां से अब लिखेंगे तब P पर कुल वैद्युत क्षेत्र आप लिखेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि E प्लस क्यू जो है ये बराबर है किसके, E माइनस क्यू के। तो यहाँ से दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। अब 2E कॉस थीटा जब हो गया तो आप क्या करिए, दोनों के परिमाण बराबर है तो इन दोनों में से किसी एक मान को ला करके यहाँ पे रख दीजिए। तो E का मान आप समीकरण 1 से लाकर रखेंगे। अगली लाइन में लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। आप इसको प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, कुछ नहीं किया हमने। समीकरण 1 से E का मान प्लस क्यू का मान ला करके यहाँ पे रख दिया। 2 का आप गुणा कर देंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई की जगह पे 2/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है इसका मान भी हमें मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा का मान होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा ये है तो आधार कौन होगा, ये होगा। तो यहां से आप जब मान रखेंगे तो आधार क्या है, BL है, BO है, और BO की लंबाई क्या है, L है। तो यहां से हो जाएगा आधार है L और कर्ण क्या है, तो कर्ण है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इस मान को ला करके यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप कॉस थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 मिनट आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो आप मान रखेंगे ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आर का होल स्क्वायर है, तो आपको ध्यान रखना है। इनटू हो जाएगा कॉस थीटा का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया, कॉस थीटा का मान है आपका L अपान आर स्क्वायर। तो L अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रेंड चेक कर ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो आप इसको यहाँ तक नोट करिए। आगे इसको अगर हम बढ़ाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पर क्या है, अंडर रूट है, तो इस पर अंडर रूट लगाइए, इस पर भी क्या लगाइए, अंडर रूट
लगा दीजिए। यहाँ पर भी आप अंडर रूट लगाएंगे, सभी पे अंडर रूट है। आप यहाँ पे देखिए तो इनके हर और इसका जो आधार दोनों का समान है, घातें क्या है अलग अलग है। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो इन दोनों की घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ेंगी तो यहाँ से हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2/4 इंटू क्यू बटे क्यू यल का गुणा कर लेंगे तो क्यू यल हो जाएगा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे है अंडर रूट, और यहाँ पर दोनों की घात देखेंगे तो इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, तो 2 + 1 कर देंगे और ये हो जाएगा 3। क्यों, कैसे होगा, तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसी सूत्र के द्वारा हमने यहाँ पे घातों को क्या किया, जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2/4 इंटू क्यू एल बटे यहाँ पर घात ये है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर। अब देखो ये जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का मतलब होता है जैसे किसी भी घात पर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब उस पर घात क्या है, 1/2 है। तो अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। तो इसी प्रकार इसके पावर में भी क्या लिख सकते हैं, 1/2, और गुड़े क्या है आपका, तो 2 + 1 ये क्या है 3, तो घात क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2QL अपान 4πε इंटू यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, यहाँ पे देखिए तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर इसको आप देखिए ध्यान से, तो ये जो 2QL है तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P इज इक्वल टू होता है हमारा 2QL। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2QL, तो आप इस 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P लिख देते हैं डायरेक्टली। एक बार फ्रेम चेक कर ले ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा, आप इस पूरे के स्थान पे P लिख देंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2QL की जगह पे P हो जाएगा P बटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε इंटू P बटे, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे जो पिछले वीडियो में किए थे। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि R जो है वो मोर ग्रेटर देन है किससे, यल से, यानी जो ये R है, ये जो बीच की दूरी है R जो है ये इसके यल से ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस स्थिति में हम यल का मान क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो R जो है वो क्या है, यल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यल को नगण्य मान लेते हैं। अब यल को नगण्य मानने का मतलब है यस को ना तो हम इसमें ऐड करेंगे ना तो कुछ करेंगे, गुणा भाग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू P बटे, यहाँ से L का मान कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर में 3/2। यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू P बटे, यहाँ पे हो जाएगा R के पावर 3, क्योंकि 3 आपका बचा हुआ है। और यही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यानी अगर कोई बिंदु जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में स्थित है तो उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू P/r³। और इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना रहता है। और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, और ये पूछा भी जाएगा तो कम से कम 5 नंबर में। तो अगर आपको ये तैयार है तो आप अच्छे से आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पूरा हमने सारी की सारी थ्योरी जो है यहाँ पे लिख दी है, कोई भी चीज़ इसमें छूटा नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और एक अच्छा सा नोट्स आप बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियोज़ को लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।